नमस्कार बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में आपका स्वागत है। टॉपिक शुरू करने से पहले स्वामी विवेकानंद द्वारा कही गई दो बातों पर ध्यान दीजिए। ऑल द पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ओनली बिलीव इन दैट। डोंट बिलीव दैट यू आर वीक, स्टैंड अप एंड एक्सप्रेस द डिविनिटी प्रेजेंट विद इन यू। मतलब दुनिया की सारी ताकत आपके अंदर है। आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हो, सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, खड़े हो जाइए और अपने मेहनत से आपके अंदर जो दैवीय शक्ति है उसको दुनिया के सामने एक्सप्रेस कीजिए। आप ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कोलिजन थ्योरी। किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है उसके लिए अलग अलग थ्योरी दी गई। तो वहाँ पर जो सबसे कॉमन थ्योरी है वो आपके पास है कोलिजन थ्योरी। तो जैसे मान लीजिए कि हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A2 + B2, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बनाता है 2AB। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को होने के लिए देखिए, यहाँ पर रिएक्शन मीडियम के अंदर रिएक्टेंट आपके पास होता है। देखिए, तो ये थ्योरी क्या कहती है, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलाइड होना जरूरी है। और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उसको एक तरह का हम स्फीयर के रूप में कंसिडर करते हैं। जब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर। देखिए, एविडेंटली इसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, आपको पता है, dx/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। या आप लिख सकते हैं ZAB × F। अब यहाँ पर जो ZAB है, ZAB इसको बोलते हैं आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी से मतलब है कि आपके पास द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेक्स प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सर इन पर सेकेंड इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सेकेंड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन होते हैं उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जो आपके पास कोलिजन है वो सारे के सारे प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो यहाँ पर जो F है, F इज द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। मतलब कहने का ये है कि सभी कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाते, सिर्फ जो कोलिजन प्रोडक्ट बनाते हैं उसी को आप बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो यहाँ पर देखिए, कोलिजन को आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कोलिजन जो रहेगा आपके पास दो तरह से रहेगा। एक होता है आपके पास इफेक्टिव, एक होता है इनइफेक्टिव। अब इफेक्टिव क्या होता है समझना इस बात को आप। इफेक्टिव वो होता है द कोलिजन विच फॉर्म्स द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनाता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव, और जो प्रोडक्ट नहीं बनाता उसको बोलते हैं डू नॉट फॉर्म द प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड तो करते हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, उस कोलिजन को बोलते हैं आप इनइफेक्टिव कोलिजन या नॉन इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि इफेक्टिव कौन क्यों होते हैं और इनइफेक्टिव क्यों होते हैं। आप सपोज कीजिए आपकी क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट हैं, तो सभी बच्चे चाहते हैं कि पास हो जाएं, लेकिन कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। मतलब जो फेल हो गए हैं वो इनइफेक्टिव हैं,
मतलब कि कोशिश तो करते हैं सब पास होने की, लेकिन वो पास नहीं हो पाते। कुछ कारण इनके होते हैं कि भाई क्यों पास नहीं हो पाए। भाई कोई स्टूडेंट है रेगुलर क्लास भी नहीं आता, पढ़ाई नहीं करता, तो वो फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात रहेगी। देखिए हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, फैक्टर्स विच मेक्स ए कोलिजन इफेक्टिव। तो यहाँ पर वो फैक्टर पढ़ेंगे जो किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव बनाते हैं। देखिए तो यहाँ पर दो तरह के फैक्टर आपके काम करेंगे, एक होता है एनर्जी फैक्टर, दूसरा आपके पास आप करेंगे ओरिएंटेशन फैक्टर, या फिर इसको बोल सकते हैं आप स्टीरिक फैक्टर। देखिए दोनों को समझते हैं हम यहाँ पे। एनर्जी फैक्टर क्या होता है, पहला लेता हूँ मैं एनर्जी फैक्टर। तो यहाँ पर जो एनर्जी फैक्टर होता है वो आप ये कहेंगे कि जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी आपने पीछे पढ़ा भी था, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होती है, उनसे ज़्यादा होती है, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं और इफेक्टिव कोलिजन शो करते हैं। और यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी possessed by the reactant molecules so that they can form the product by crossing energy barrier is called threshold energy। हमने पीछे पढ़ा था। तो याद रखेंगे जिन रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से बराबर या उससे ज़्यादा होगी वो प्रोडक्ट बना देंगे, मतलब इफेक्टिव कोलिजन होंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। यहाँ पर जो आपके पास एफ था, देखिए यहाँ पर इसको एफ को एक्सप्रेस किया गया। कैसे एफ को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखिए इसमें यहाँ पर आप एफ जो इसमें होता है हमारे पास इसके अंदर, तो आप इसको लिखेंगे ई रेज टू पावर ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो यहाँ पर ई इज द एक्टिवेशन एनर्जी है और आर गैस कॉन्स्टेंट और टी टेम्परेचर है। तो ये आपके पास जो इक्वेशन दी थी, ये एक साइंटिस्ट था हमारे पास बोल्ट्जमैन फैक्टर। तो इसको आप एफ को आप ये भी लिख सकते हैं, बोल्ट्जमैन फैक्टर के नाम से साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया। तो एक्टिव एनर्जी भी आपको बताया था कि द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब नेक्स्ट फैक्टर देखिए, दूसरा फैक्टर हमारे पास वो है ओरिएंटेशन फैक्टर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड तो करते हैं, उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर भी है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन किस तरह से कोलाइड कर रहे हैं, तो दो तरह का ओरिएंटेशन हो सकता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड दूसरा आपका होता है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। समझना इस बात को आप यहाँ पर, मतलब कैसे कोलाइड करते समझना है यहाँ पे। प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर का मतलब होता है, देखिए आपके पास सामने एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ए, ठीक है, और दूसरा आपके पास रिएक्टेंट है बी, इनके बीच में कोलिजन हो रहा है। देखिए अब कोलिजन होने के बाद क्या होगा, जो नया बॉन्ड बनेगा वो ए बी के बीच बनेगा। देखिए यहाँ पे ये ए बी प्रोडक्ट बना दिया यहाँ पे। मतलब कोलिजन इस तरह से होता है कि ओल्डर बॉन्ड्स ब्रेकअप एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, उसको बोलेंगे आप प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो दूसरा देखिए जो आपका इम्प्रॉपर रहेगा वो क्या होगा, समझेंगे इसको आप दूसरे को। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इससे मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर आपके पास ध्यान देना है आपको।
यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर रिएक्टेंट तो कोलाइड तो करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर क्या देखते हैं आप, कोलिजन तो हो रहा है लेकिन ओल्डर बॉन्ड्स आर नॉट ब्रेकअप, तो नो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसको बोलेंगे आप इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, और ये बनाएंगे आपका इन इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन तो हुआ लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना, इसलिए ये कोलिजन रेट ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो आप ध्यान देंगे इसको। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल आपके सामने है CH3 Br प्लस OH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ऑर्गेनिक में करेंगे आप, जो Br है न्यूक्लियोफाइल उसको रिप्लेस कर देता है आपका OH, ठीक है, और Br यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसी को देखिए, इस ओरिएंटेशन के रूप में आप इसको स्टडी करते हैं, CH3OH Br और ये OH, ठीक है। अब देखिए दो तरह से कोलाइड हो सकता है यहाँ पर आपका अगर C OH इसके अगर बैक साइड से अटैक करते हैं तो देखना यहाँ पे C Br OH H प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब यहाँ पर जो OH है उसने Br के बैक साइड से अटैक किया है, और पुराना बॉन्ड भी कार्बन का और Br का टूट जाता है और नया बॉन्ड बन जाता है कार्बन और ऑक्सीजन की वजह से, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। और अब देखना दूसरा केस जो आपके पास रहेगा, वहाँ पर क्या होता है C अब यहाँ पर जो OH है वो Br की साइड से अटैक करता है, मतलब कि Br भी नेगेटिव हो गया न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो आपस में रिपेयर करेंगे दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा, इसको बोलेंगे आप इन इफेक्टिव कोलिजन। तो ये प्रोडक्ट नहीं बनाता, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ यही आपका अफेक्ट करता है। तो आपको ओवरऑल अगर आप निकालते हैं, देखिए जो रेट रहेगा आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन, आप इसको कैसे बोल सकते, देखिए आपके पास ZAB इंटू F जो था आपके पास उसको आपने लिख लिया E की पावर ART इंटू P इज द स्टीरिक फैक्टर, तो स्टीरिक फैक्टर बोल सकते हो या उसको बोल सकते हो ओरिएंटेशन फैक्टर। तो आप तो रेट ऑफ रिएक्शन को रेट कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट कांस्टेंट के बराबर होता है K, तो आपका हो जाएगा ZAB इंटू P E रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। तो ये आपका हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो ऐसे अफेक्ट होता है किससे, कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट से। तो काफ़ी टाइम तक ये थ्योरी यूज की गई, अप्लीकेबल रही, लेकिन हर एक थ्योरी का कुछ ना कुछ लिमिटेशन हो जाती है। तो हम लास्ट में देखिए इसकी लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशन क्या है इसकी, लिमिटेशन मतलब इसने क्या कहा कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्फीयर के रूप में होते हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट वाज अनेबल टू कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का तो स्ट्रक्चर जो था कैसा होता है उसको इसने कंसिडर नहीं किया। इसने सभी को क्या माना कि सभी का स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर अलग तरह का हो सकता है, तो इसने उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये आपके पास थ्योरी इस वजह से फेल हो जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो होगी वो आपके आगे हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल हम क्या करते हैं कि कोलिजन थ्योरी किस पे डिपेंड करती है, आपके पास याद रखना कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ओरिएंटेशन फैक्टर के ऊपर, और जो आपका F है, F इज़ द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Study with me and enjoy chemistry. Thank you.